नमस्कार, मैं हूं प्रेम कुमार। प्रणाम इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। महाराष्ट्र सरकार के पीछे अडानी, क्या महाराष्ट्र की जो सरकार चल रही है उसको बनाने वाले उसके मेंटोर अडानी हैं? ये सवाल नहीं, अब खुलासा बन गया है, क्योंकि अजित पवार ने यह खुलासा किया है। अजित पवार ने जो खुलासा किया है वो ये कि गौतम अडानी के साथ शरद पवार और अमित शाह की मीटिंग हुई थी, तब जब एनसीपी टूटी नहीं थी। अजित पवार ने जो यह खुलासा किया है, इसका तात्कालिक मकसद निश्चित रूप से शरद पवार को संदिग्ध बनाना है और इंडिया गठबंधन के भीतर अडानी को लेकर जो राहुल गांधी का स्टैंड है, जो इंडिया गठबंधन का मोटे तौर पर स्टैंड है, उस स्टैंड में एक भ्रम पैदा करना है, इसमें कोई संदेह नहीं। लेकिन इस बात ये खुलासा अपने आप में बहुत बड़ा है। इसके दो एंड हैं। एक एंड शरद पवार और इंडिया गठबंधन की तरफ है और दूसरा एंड इसका गौतम अडानी और अमित शाह और नरेंद्र मोदी के तिकड़ी के ओर है। राहुल गांधी जो बात लंबे समय से कहते आ रहे हैं, उसकी भी इस खुलासे से पुष्टि होती है। अब अजित पवार जो बोल रहे हैं, उस खुलासे पर शरद पवार कुछ बोलेंगे इसकी उम्मीद कम है, या ऐसे भी पॉलिटिकली इनकरेक्ट बयान शरद पवार नहीं देते हैं। आप ये देखें, एक सवाल और अजित पवार से उस इंटरव्यू में पूछा गया जिसमें उन्होंने ये खुलासा किया कि महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए शरद पवार और अमित शाह की मीटिंग में गौतम अडानी मौजूद थे। ये एक गोपनीय मीटिंग थी। ये सवाल क्या किया गया? सवाल ये किया गया कि क्यों शरद पवार ने बात नहीं मानी, क्यों गौतम अडानी की मध्यस्थता के बावजूद अडानी सरकार बनाने में विफल रहे और शरद पवार को बीजेपी के खेमे में लाने में विफल रहे, इसका क्या कारण है? अजित पवार ने कहा कि इसका जवाब तो शरद पवार जी के अलावा कोई नहीं दे सकता, यहां तक कि सुप्रिया सुले भी नहीं दे सकती, उनकी मम्मी भी नहीं दे सकती। ये फैसला तो उनका फैसला था। अब इस बात को समझिए, शरद पवार के गौतम अडानी से रिश्ते हैं, थे या रहेंगे, ये एक मुद्दा है, एक अलग मुद्दा है। लेकिन राजनीतिक फैसले में शरद पवार ने गौतम अडानी की मध्यस्थता या दबाव उसको मानने से इनकार कर दिया। ये भी इस खुलासे का एक अनन्य पहलू है, इसको आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। इस देश में कितने पॉलिटिशियन हैं जो गौतम अडानी और अमित शाह के साथ बैठक में किसी बात को ना करने का मादा रखते हैं। इस खुलासे से शरद पवार का कद बड़ा हो जाता है, लेकिन अजित पवार का कद बिल्कुल छोटा हो जाता है। वो एक ओछे राजनीतिज्ञ नजर आते हैं। ये भी एक पहलू है, इस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन इस खुलासे के बहुत सारे पहलू हैं। आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, पॉइंट दर पॉइंट हम इसको चर्चा करते चलते हैं, बात करते चलते हैं। शरद पवार और अजित पवार के बीच जो झगड़ा हुआ है, वर्तमान में जो विधानसभा चुनाव चल रहा है, उसमें अजित पवार कैसे अपने आप को महत्वपूर्ण बनाए, कैसे शरद पवार को तुच्छ दिखाए, इस कोशिश में लगे हैं। और जाहिर है इसी कोशिश का नतीजा है ये खुलासा, क्योंकि अजित पवार को ये बात आज तो मालूम पड़ी नहीं, ये बात तब से उनको मालूम है जब ये एनसीपी एक थी और ये बैठक हुई थी, जिस बारे में अजित पवार खुलासा कर रहे हैं।
तो इस इन बातों को वो दबा कर क्यों रखे रहे और आज खुलासा क्यों कर रहे हैं, ये समझना बहुत मुश्किल नहीं है। और ये उतना बड़ा भी महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। ये स्थानीय वोटर के लिए महत्वपूर्ण होगा, जहां पर दोनों आपस में टकरा रहे होंगे, जहां पर अजित पवार अपनी कंस्टिट्यूएंसी में लड़ रहे हैं, वहां उनके भतीजे लड़ रहे हैं, वहां के लिए यही महत्वपूर्ण होगा, उनके चुनाव जीतने या हारने के ख्याल से। लेकिन देश के लिए महत्वपूर्ण क्या है? देश के लिए महत्वपूर्ण है कि क्या एक उद्योगपति कारोबार छोड़ करके राजनीति में इतनी दिलचस्पी ले रहा है कि वो किसी सरकार को बनाने या बनने देने के लिए महत्वपूर्ण रणनीति में शामिल है। अगर सरकार बनाने में शामिल है तो सरकार गिराने में भी शामिल है। इस बात से कोई इनकार कर सकता है? याद कीजिए और सोचिए, जरा अपने दिमाग पर जोर डालिए कि जब एकीकृत यूनिफाइड एनसीपी ने अडानी की बात मानने से इनकार कर दिया, अमित शाह के साथ सरकार चलाने से इनकार कर दिया, तो उसके बाद कौन सी घटना घटी? ये घटना घटी कि अजित पवार को शरद पवार से तोड़ लिया गया। यह घटना घटी कि एनसीपी को दो हिस्सों में बांट दिया गया। शरद पवार को सबक सिखाया गया। और ये कहने की जरूरत नहीं कि ऐसी ही कोशिश उद्धव ठाकरे को भी अपने पाले में लाने के लिए की गई होगी और की जाती रही है, और अब भी और इवन चुनाव के बाद भी ऐसी कोशिशें होंगी, क्योंकि महाराष्ट्र की सरकार अडानी और मोदी को चाहिए, हर हाल में चाहिए, और इसके लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। इसका मतलब कुछ भी कर सकते हैं। शरद पवार को मिलाने की कोशिश कर सकते हैं, नहीं मिलने पर उनके पार्टी को तोड़ने की कोशिश कर सकते हैं। चलती हुई सरकार को गिराने में जो जो भूमिकाएं अदा हुई, जिस तरीके से हमने देखा कि उद्धव ठाकरे की पार्टी के एमएलए को एक स्टेट से दूसरा स्टेट, दूसरा स्टेट से तीसरा स्टेट, तीसरे स्टेट से चौथा स्टेट लाते हुए महाराष्ट्र लाया गया, और तब तक उनको अपहरण करके रखा गया जब तक कि विधानसभा में उनकी एंट्री न हो गई, सरकार का गिरना सुनिश्चित न हो गया। इस दौरान तमाम इलीगल काम हुए। राज्यपाल ने ईमेल से बहुमत समझा, स्पीकर ने गलत तरीके से व्हिप को समझा, माना, फॉलो कराया, और तमाम चीजें सुप्रीम कोर्ट में गई और कहा गया कि ये सरकार इलीगल है। तो एक इलीगल सरकार बनाने के पीछे भी गौतम अडानी का हाथ रहा है। गौतम अडानी, अमित शाह और नरेंद्र मोदी का हाथ रहा है। इस बात को समझने समझाने की जरूरत अब रह नहीं गई है। सब कुछ शीशे आईने में चेहरे जैसे हम देखते हैं उस तरह से साफ हो गया है। अजित पवार ने जो खुलासा किया, इस खुलासे के कई मायने हैं। एक कारोबारी अब कारोबारी नहीं रह गया है, उसको हिंदुस्तान का सारा कारोबार चाहिए। जैसे राहुल गांधी कहते हैं, उसको एक अधिकार चाहिए, मोनोपोली चाहिए। राहुल गांधी ने बहुत सही कहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब आई थी तब देश के तमाम राजघरानों को लुभा कर, डरा कर, लड़ा कर अलग थलग कर दिया गया, और उस पूरे देश पर उनका कब्जा हो गया। ईस्ट इंडिया कंपनी को भी दुनिया में बहुत इज्जत के साथ देखा जाता था, इंग्लैंड में बहुत प्रतिष्ठा थी, लेकिन गंदे कामों के लिए प्रतिष्ठा थी। गंदे कामों पर पर्देदारी करके उनकी प्रतिष्ठा थी, वो दौलत की प्रतिष्ठा थी। आज भी इंडस्ट्रियलिस्ट, उसमें एकाधिकारवादी प्रवृत्ति के चंद लोग हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर कब्जा
किए बैठे हैं और उसका सत्ता के साथ जो गठजोड़ है उस गठजोड़ का खुलासा हो रहा है। ये कैसा गठजोड़ है कि आप समझिए, जो चंद लोग हैं, राहुल गांधी ने एक तस्वीर जारी की थी, एक है सेफ है और उसमें 5 लोगों की तस्वीर थी। उसमें गौतम अडानी भी थे, अमित शाह भी थे, नरेंद्र मोदी भी थे, माधुरीपुरी बुच भी थी और एनएसए डोभाल भी थे। इन सब के बारे में देख लीजिए क्या हालात हैं। भाई, अमित शाह के लिए समन निकलता है, डोभाल के लिए अमित शाह का नाम लिया जाता है एक गलत काम में, कनाडा और अमेरिका में डोभाल के लिए समन निकलता है। माधुरीपुरी बुच कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में सीधे तौर पर फंसी हुई हैं और अमित शाह और नरेंद्र मोदी इन सब का संरक्षण कर रहे हैं। यहां तक कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए उद्योगपतियों को डराने धमकाने में ईडी का इस्तेमाल हुआ, अदालत ने एफआईआर दर्ज करवाई। वित्त मंत्री का इस्तेमाल हुआ, अदालत ने एफआईआर दर्ज करवाई। लाभुक के तौर पर बीजेपी अध्यक्ष, राष्ट्रीय और प्रदेश अध्यक्ष कर्नाटक का इस्तेमाल हुआ, अदालत ने के निर्देश पर उनके लिए एफआईआर दर्ज हुई। ये पूरा कॉकस क्या है उसका खुलासा कर रहे हैं अजित पवार। अजित पवार ने एक खुलासा किया है और सारे खुलासों के लिंक आपस में जुड़े हुए महसूस हो रहे हैं, लग रहे हैं, दिख रहे हैं, महसूस किए जा सकते हैं। तो क्या इस देश में लोकतंत्र में जो महत्वपूर्ण चुनावी व्यवस्था है, उस चुनावी व्यवस्था को प्रभावित करने की कोशिश नहीं हो रही है? पर्दे के पीछे से और पर्दे के बाहर भी, पर्दे के बाहर भी ये कोशिशें दिखती हैं। राजनीतिक दलों में तोड़फोड़ के रूप में दिखती हैं। केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल अपोजिशन के खिलाफ रेड मारने में दिखती हैं। अब भी हेमंत सोरेन के जानने वालों के घर में छापे पड़ रहे हैं। चुनाव होना है एक दिन बाद, वो भी हो रहा है। और इसके अलावा जो लोग मिल जाते हैं बीजेपी के साथ, उनको जैसे जन्नत नसीब हो जाता है, वो भ्रष्टाचार के आरोपों से मुक्त हो जाते हैं। आप भी बोलेंगे कि हम कौन सी नई बात कह रहे हैं या पुरानी बात। मैं ज्यादा इस विषय पर नहीं बोलूंगा, दोहराने की जरूरत नहीं है, बस ध्यान दिला रहा हूं। आप सोचिए, सब लोग ये सोच रहे थे कि अजित पवार को देवेंद्र फडणवीस कहते थे चक्की पीसिंग कराएंगे। अजित पवार को नरेंद्र मोदी कह रहे थे कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप है। फिर वो कौन सी शक्ति थी कि मोदी जी के इस बयान के तीसरे दिन ही अजित पवार महाराष्ट्र की सरकार में शामिल हो गए? निश्चित रूप से अगर नरेंद्र मोदी वो व्यक्ति होते तो 3 दिन पहले अजित पवार पर 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा रहे होते। अगर उनको पता होता कि इस व्यक्ति को हमें अपनी सरकार में लेना है और डिप्टी सीएम बनाना है, इसका मतलब है कि फैसला कोई और कर रहा था और वो व्यक्ति जिसकी बात मानने के लिए नरेंद्र मोदी विवश रहे होंगे, मानना ही है। वो व्यक्ति कौन हो सकता है इस देश में गौतम अडानी के अलावा, इस खुलासे के बाद कि वो शरद पवार और अमित शाह के बीच मीटिंग करा रहे थे कि एक सरकार बन जाए ऐसी सरकार जो गौतम अडानी के इशारों पर चले। आप याद कीजिए, उद्धव ठाकरे की सरकार को डिस्टर्ब करने के लिए क्या क्या नहीं किया गया। वो सुशांत सिंह राजपूत का केस, वो ड्रग्स का केस, वो अंबानी के एंटीलिया वाला केस, वो सरकार के जो मंत्री हैं उनको जेल में डालना, तरह तरह से छापेमारी करना, एक दिन भी आराम से उद्धव सरकार को चलने नहीं दिया गया। और इन सब का मकसद था किसी तरीके से एक नई सरकार लाई जाए जो गौतम अडानी और नरेंद्र मोदी के इशारे पर चले,
जो एकाधिकारवादी कारोबारी मोनोपोली करने वाले उद्योगपति के इशारों पर चले। महाराष्ट्र के संसाधनों का इस्तेमाल एक व्यक्ति की सेवा में कैसे लगे, ये इसके पीछे पूरी मंशा रही होगी। और ये खुलासा, अजित पवार का खुलासा सिर्फ चुनावी खुलासा नहीं है। चुनाव में लाभ लेने के मकसद से हो सकता है, लेकिन यह खुलासा हिंदुस्तान के लोकतंत्र का उद्योगपतियों के गोद में बैठ जाने का उदाहरण है। चुनावी लोकतंत्र का उद्योगपतियों के गोद में बैठ जाने का उदाहरण है। इससे बड़ा उदाहरण और कुछ हो नहीं सकता। यह खुलासा राहुल गांधी के लगातार उस संघर्ष को जायज ठहराता हुआ ये खुलासा है कि ये संघर्ष कितना जायज है। इस देश को कुछ पूंजीपतियों के हवाले नहीं किया जा सकता। इस देश को ऐसे मोनोपोलिस्ट उद्योगपति कारोबारी के चंगुल से आजाद कराने की जरूरत है। ये सरकार कुछ लोगों के लिए काम कर रही है, गरीबों के खिलाफ नीतियां बना रही है, किसानों के खिलाफ नीतियां बना रही है, आम कारोबारियों के खिलाफ नीतियां बना रही है। देश का एमएसएमई, लघु और छोटे छोटे कुटीर उद्योग तबाह हो चुके हैं। बेरोजगारी बेतहाशा बढ़ती चली जा रही है और इसका कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा है। सोल्यूशन के नाम पर 2,000 रुपया पॉकेट में ले लो, 3,000 रुपया पॉकेट में ले लो, 5 किलो राशन ले लो, यही रह गया है। वरना इस देश की जो नॉर्मल इकोनॉमी की ग्रोथ भी थी वह भी बची हुई नहीं रह गई है। मनमोहन सिंह के समय में जहां 7% के एवरेज रेट से इकोनॉमी ग्रो की थी, आज ये 6% से नीचे, और कई उद्योगपति तो 4.5 और 5% भी बताते हैं। उस हिसाब से इकोनॉमी रह गई है। यह देश जो दुनिया में तीसरी दुनिया का नेता कम से कम हुआ करता था, एक अच्छी छवि थी हमारी, इस देश की छवि को भी दुनिया में दागदार बना दिया गया कि हमारे देश के गृह मंत्री का नाम साजिशकर्ता के रूप में विदेश के अखबारों में छप रहे हैं। एनएसए अजित डोभाल के लिए समन जारी हो रहे हैं। इससे शर्मनाक स्थिति और क्या हो सकती है, लेकिन हो रही है। गौतम अडानी क्या देश की राजनीति चलाएंगे? वो क्या ये तय करेंगे कि महाराष्ट्र में किसकी सरकार बननी चाहिए और किसकी सरकार नहीं बननी चाहिए? ये सोचने का वक्त आ गया है और सैल्यूट करना होगा शरद पवार को कि इतने बड़े और भारी दबाव के बावजूद शरद पवार ने गौतम अडानी का हस्तक्षेप मानने से इनकार कर दिया कि दोस्ती है, अपनी जगह रहे, लेकिन इस दोस्ती को राजनीति में आने नहीं देंगे। यही है शरद पवार, यही शरद पवार को बड़ा नेता बनाता है, कद्दावर नेता बनाता है। और दूसरी तरफ अजित पवार जैसे लोग हैं जो ऐसे शरद पवार को नीचा दिखाने की कोशिश में तथाकथित ये खुलासा करते हैं। ये खुलासा मैं तथाकथित इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इसमें शरद पवार की इंटेंशन को बुरा साबित करने की कोशिश है, जबकि शरद पवार का इंटेंशन वक्त ने बताया है कि साफ है। ये खुलासा भी बता रहा है कि शरद पवार ने गौतम अडानी और अमित शाह के दबाव को मानने से इनकार कर दिया, राजनीति में उनके हस्तक्षेप को मानने से इनकार कर दिया। और यही खुलासा, इस खुलासे की सबसे बड़ी खासियत यह है कि शरद पवार अडानी का दबाव नहीं मानते, और इस खुलासे की सबसे बड़ा डार्क साइड यह है कि इस देश की राजनीति में गौतम अडानी अब सीधे तौर पर हस्तक्षेप करने लगे हैं। यह खतरनाक प्रवृत्ति है, ये बहुत ही खतरनाक प्रवृत्ति है। फिलहाल हम इन्हीं शब्दों के साथ इस खुलासे पर अपनी टिप्पणी को यहीं पर विराम देते हैं और सोचिएगा जरूर कि जो कुछ हो रहा है ये कितना खतरनाक हो रहा है। आप हमारे YouTube चैनल प्रणाम इंडिया को जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, ज्वाइन का बटन दबाइए और निरंतर जुड़े रहिए हमारे साथ अपनी टिप्पणियों के साथ, अपनी हाजिर जवाबी के साथ। हमें दीजिए इजाजत। धन्यवाद।